तो वेलकम टू एवरीवन। हमारा ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के बीच लगातार चल रहा है और हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर हमारे लिए 11-12 पूरा फिजिक्स में बहुत भयंकर टाइप से यूज होगा और उसके लिए पहले अच्छे से सीखना होगा एक्चुअली में वेक्टर यूज करना कैसे है। ओके, तो हम स्टार्ट किए हुए थे स्केलर और वेक्टर किसको बोलते हैं, उसके एग्जांपल्स देख लिए थे कि स्केलर में मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन हो तो स्केलर, वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होना चाहिए और एक नया वर्ड सीख गया था बेटा, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ओके, डायरेक्शन के बारे में सीखा बेटा, डिटेल से सीखा डायरेक्शन के बारे में, फिर वेक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर सीखा, एंगल निकालने सीखा बेटा, दो वेक्टर के बीच में ऑलवेज स्मॉलर एंगल बनता है। और उसके बाद आगे लेकर हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर स्टार्ट किए हुए थे बेटा। क्या स्टार्ट किए हुए थे? टाइप्स ऑफ वेक्टर। और टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम बताए थे इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। ओके, इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा? दो और दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड और सेम यूनिट हो तो इक्वल वेक्टर कहेंगे। और नेगेटिव वेक्टर बेटा सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए तो कहलाएगा हमारा नेगेटिव वेक्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा थर्ड नंबर पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो बेटा पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर किसको बोलते हैं? तो पैरेलल दो और दो से ज्यादा वेक्टर बेटा, दो और दो से ज्यादा वेक्टर अगर आपस में पैरेलल हो तो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। और जिसके टेल मिलाने पर कितना डिग्री का एंगल बने? 0 डिग्री का एंगल बने बेटा। तो ऑलवेज रिमेंबर होना चाहिए बेटा हम लोगों को कि पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। ये हो गया पैरेलल वेक्टर बेटा। उसके बाद है हमारा एंटी पैरेलल। लिख क्यों रहे? फिगर बना देते हैं बेटा, काफी होगा। दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और पैरेलल होना चाहिए। जिसके टेल मिलाने पर कितना डिग्री का एंगल बने बेटा? 180। मतलब एंटी पैरेलल में दो वेक्टर है तो उसके बीच में कितना का एंगल बनेगा बेटा? 180 डिग्री। ये एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। ओके, उसके बाद हमारा टर्म है बेटा कोलिनियर वेक्टर एंड कोप्लानर वेक्टर। कोलिनियर और कोप्लानर वेक्टर बेटा। लीनियर का मतलब हम लोग को समझ में आता है बेटा, क्या होता है? लाइन। क्या होता है? लाइन। तो कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं बेटा कि दो और दो से ज्यादा वेक्टर, टू और मोर वेक्टर लाइज ऑन सेम लाइन, लाइज ऑन सेम लाइन और सेम पाथ, और सेम पाथ। तो बेटा दो वेक्टर सेम लाइन पर लाइज करना चाहिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, या एक वेक्टर यहां लाइज कर रहा है बेटा, यही लाइन आगे जाकर दूसरा वेक्टर वही सेम लाइन पर दूसरा वेक्टर है बेटा, तो ये भी कोलिनियर वेक्टर कहलाएगा। ओके, कोई दिक्कत? उसके बाद है हमारा कोप्लानर। कोप्लानर वेक्टर बेटा।
प्लानर से समझ में आ रहा, प्लेन, क्या समझ में आ रहा है बेटा, प्लेन। तो टू और मोर वेक्टर लाइज ऑन सेम प्लेन, सेम प्लेन इज कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर। तो बेटा दो और दो से ज्यादा वेक्टर होता है, अगर एक ही प्लेन पर लाइज करे तो कोप्लानर वेक्टर होगा बेटा। जैसे ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, एक्स वाई प्लेन। कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स वाई प्लेन कहलाता है। अब दो वेक्टर देखते हैं बेटा, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये एक ही प्लेन पर है बेटा। दो वेक्टर जो होगा बेटा वो ऑलवेज एक ही प्लेन पर लाइज करेगा। लेकिन अगर तीन और तीन से ज्यादा वेक्टर रहा, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर रहा तो मे और मे नॉट लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन बेटा। इसका ये मतलब हो गया कि दो वेक्टर कैसे लाइज करता है बेटा, कोई भी प्लेन ले लो तुम और दो वेक्टर तुम उसको लो बेटा, पेन से ज्यादा बेटर समझ में आएगा, एक और पेन दो, दो वेक्टर यही कुछ शो कर रहा है बेटा हमारा, पेन देना एक। देखो बेटा अगर दो वेक्टर का बात करें तो इस तरह से रख देंगे, अगर इसमें चिपका देंगे बेटा तो ये एक्स वाई प्लेन है बोर्ड, तो कह सकते हैं ये दोनों वेक्टर इस प्लेन पर लाइज कर रहा है। अगर इस तरह से कर दोगे बेटा तो तीसरा वेक्टर भी बताएंगे अभी, ये y है और ये z प्लेन है बेटा, तो y z प्लेन पर लाइज कर जाएगा। इस तरह से कर दें तो ये x एक्सिस है और बाहर की तरफ z एक्सिस है बेटा, तो एक्स वाई प्लेन लाइज, मतलब एक ही प्लेन पर लाइज कर जाएगा दो वेक्टर हमेशा, तुम जैसे भी लो इसको। लेकिन तीन वेक्टर जो है बेटा अगर ऐसे लेंगे तो एक ही प्लेन पर लाइज कर जाएगा, इस तरह से रखेंगे तो। लेकिन यही एक वेक्टर इधर आ जाए तो ये तो एक्स वाई प्लेन पर है, लेकिन ये तो एक्स वाई प्लेन पर नहीं है बेटा, तीसरा वेक्टर दूसरा प्लेन पर लाइज कर जा रहा है, तो इसका मतलब तीन वेक्टर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये हमारा टर्म है, इसको लिख ले, इसको लिख ले बेटा। कोप्लानर वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। उसके बाद है हमारा कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर बेटा। कंकरेंट फोर्स भी तुमको सुनाई देगा बेटा आगे जाकर, तो फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। पहले समझ लो कंकरेंट वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा, टू और मोर वेक्टर एक्चुअली में थ्री वेक्टर इंटरसेक्टिंग ऑन सेम पॉइंट, इंटरसेक्टिंग ऑन सेम पॉइंट बेटा। तो मतलब तीन वेक्टर हो और तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे बेटा, तो ये कहलाएगा हमारा कंकरेंट वेक्टर। क्या कहलाएगा, कंकरेंट वेक्टर। या फिर टू और मोर वेक्टर एक्चुअली में थ्री वेक्टर whose line of intersection
एट सेम। तीन वेक्टर है, तीनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम पॉइंट पर आ रहा है बेटा, तो इसको हम लोग कंकरेंट वेक्टर बोल सकते हैं। या पूरा वेक्टर एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो या लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट हो बेटा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली में ये कहलाएगा कंकरेंट वेक्टर बेटा। क्या कहलाएगा? कंकरेंट। कॉनकरेंट वेक्टर हो गया। इसके बाद है बेटा हमारा, बदल दे, इसके बाद है बेटा हमारा जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं और यूनिट वेक्टर। नंबर वाइज चल रहे थे क्या? कितना नंबर हुआ? क्या बोला बेटा? बोलो। यूनिट वेक्टर में बताएंगे बेटा, वो ऑर्थोगोनल होता है क्या वो बताएंगे। रुको ना, इतना हड़बड़ाओगे तो कैसे होगा? जीरो वेक्टर, जीरो को हम लोग नल वेक्टर भी बोलते हैं बेटा, एंड यूनिट वेक्टर। दो दो करके एक साथ बतला रहे बेटा ताकि लगे कम है, तो पता चलेगा 10-11 टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो वेक्टर किसको बोलते हैं बेटा? Those vector whose magnitude is 0. Those vector whose magnitude is 0. बेटा जीरो वेक्टर तुमको एक्चुअली में वेक्टर का सॉल्यूशन करते समय, वेक्टर का सॉल्यूशन करते समय अगर जीरो मिले तो ये तुम्हारा जीरो वेक्टर कहलाएगा। ओके, ठीक। बाकी जीरो का प्रॉपर्टी जानते हो बेटा, जीरो के साथ अगर कोई नंबर को ऐड करोगे तो वो नंबर मिलेगा, जीरो के साथ कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वही नंबर मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा। जस्ट एज सिंपल अलजेब्रा रूल की तरह ही काम करेगा। नल वेक्टर भी इसको बोलेंगे बेटा। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है वो है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या है? यूनिट वेक्टर बेटा। किसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर? तो यूनिट का मतलब क्या होता है बेटा? वन वन वन। मतलब दोज वेक्टर whose magnitude is unity। magnitude का स्पेलिंग सही लिखा है, is unity मतलब वन। यूनिट वेक्टर को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ बेटा, और वो है कैप। क्या है? कैप है बेटा। तो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेड एज कैप ओवर द वेक्टर। कैप ओवर द वेक्टर बेटा। जस्ट लाइक यूनिट वेक्टर एज वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इट इज ए। यूनिट वेक्टर का एक फॉर्मूला होता है बेटा, उसको ध्यान में रखना, बहुत काम का है। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, ए वेक्टर सॉरी ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए। बताया था बेटा मैग्नीट्यूड अगर लगा देने से वो फ्री फ्रॉम वेक्टर हो जाता है। ओके समझना, एक्चुअली में मैग्नीट्यूड बोलते किसको है बेटा? स्केलर। अरे सुनो ध्यान से, हम जो बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड बोलते किसको बेटा? स्केलर को। और वेक्टर किसको बोलते हैं? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन, और ये सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को। तो ये चीज को अगर दिमाग में बैठा लोगे कि अगर ये मैग्नीट्यूड है बेटा तो फ्री फ्रॉम वेक्टर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज होगा डायरेक्शन बताने में, बताएंगे। यहां से हम लोग लिख सकते हैं बेटा ए वेक्टर बराबर ए यूनिट वेक्टर। हाँ या ना, थोड़ा सा देखना बेटा, ध्यान रखना। तो कोई भी वेक्टर होता है बेटा वो उसी का मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का मल्टीपल होता है या प्रोडक्ट होता है। और ये जो ए वेक्टर है, ए यूनिट वेक्टर, उसका यूज हम लोग करते हैं बेटा डायरेक्शन के लिए। ये बोल रहा था क्या? हाँ तो सही है बेटा। यूनिट वेक्टर is used only for give direction बेटा। क्या देने के लिए? डायरेक्शन देने के लिए बेटा। यहां तक लिख लिया? अब इसी यूनिट वेक्टर में हमारा टर्म है बेटा, हमारा एक्चुअली में ऑर्थोगोनल वेक्टर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? ऑर्थोगोनल वेक्टर। हटा दे, लिख लिया? देखो बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर यूनिट वेक्टर के ही अंदर में है बेटा, बताते हैं क्यों इसके अंदर में रखा गया। ऑर्थोगोनल वेक्टर से पहले ये जान लो कि टोटल कितने एक्सिस होते हैं बेटा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस एक्चुअली में इस ओरिजिन से बाहर की तरफ है बेटा, तो बाहर की तरफ लाइन खींचना पॉसिबल है क्या? तो ये इमेजिनरी एक लाइन माने हुए साइड में करके बेटा, और ये हमारा जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस है बेटा। अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर जो लाइज करता है बेटा वो होता है हमारा आई कैप। वाई एक्सिस में जे कैप और जेड एक्सिस में के कैप लाइज करता है बेटा। तो ये यूनिट वेक्टर आई कहलाएगा, ये कहलाएगा यूनिट वेक्टर आई, और ये डायरेक्शन बता रहा है बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। उसी तरह से इसका नेगेटिव अगर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा बेटा, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस आई कैप, यानी माइनस यूनिट वेक्टर आई, नेगेटिव ऑफ यूनिट वेक्टर आई। उसी तरह से इस इधर भी नेगेटिव हो जाएगा और इसका नेगेटिव उधर हो जाएगा बेटा। बस समझ पा रहा है? तो आई जे के अगर तुमको कहीं लिखा हुआ दिख जाए बेटा तो वो डायरेक्शन बताएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कोऑर्डिनेट सिस्टम और डायरेक्शन सिस्टम में रख दो बेटा, तो वाई एक्सिस तुमको नॉर्थ की तरफ ले जा रहा है, एक्स एक्सिस ईस्ट की तरफ और जेड एक्सिस अपवर्ड या आउटवर्ड डायरेक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर है, और इसी आई जे के को हम लोग यूनिट वेक्टर भी तो बोल रहे हैं बेटा। कैप लगा हुआ है, कैप लगा हुआ है, और सब आपस में परपेंडिकुलर है, सब आपस में परपेंडिकुलर है बेटा। तो परपेंडिकुलर वेक्टर ही हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर होगा, और ऑर्थो का मतलब ही क्या होता है बेटा? 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री बेटा। क्लियर? ऑर्थो का एक्चुअली मतलब परपेंडिकुलर होता है, गोनल का मतलब 90 डिग्री।
तो सॉरी एंगल होता है बेटा, परपेंडिकुलर एंगल, तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्या यूनिट वेक्टर समझ में आया? कोई दिक्कत? एक आध एग्जांपल, अगर फोर्स वेक्टर हमारा 20I बता दे बेटा, क्या बता दे? 20I या 20 न्यूटन आई डायरेक्शन में, इसका मतलब हो गया बेटा फोर्स का डायरेक्शन किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर 20 वेक्टर अगर बोल रहा हूं तो कौन सा डायरेक्शन है बेटा? वाई एक्सिस, ओके। मीटर पर सेकंड यूनिट भी लिख देते हैं, मीटर पर सेकंड, ये न्यूटन बेटा। ये सब एग्जांपल हो सकता है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर, यूनिट वेक्टर का। अब यहां के बाद स्टार्ट होगा बेटा हमारा, कौन सा नंबर था? 7। 8 नंबर होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर बतलाने से पहले हम लोग याद करो जो 9th क्लास में पढ़े थे, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे बेटा, कि कोई भी पॉइंट को अगर तुमको रिप्रेजेंट करना है, कोई भी लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए तुमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना पड़ता है बेटा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आता है। कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो चैप्टर था हमारा यार 9th क्लास में, ओके। तो बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के मदद से किसी भी पोजीशन, किसी भी लोकेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट पर हम खड़ा हैं, यहां पर ये हमारा पोजीशन है, तो ये पोजीशन को कैसे लोकेट करेंगे बेटा? मेरे पास तो दूसरा ऑप्शन नहीं है, कुछ दिख रहा है क्या? तो एक ऑप्शन है हमारे पास जिसका नाम है बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तुरंत एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे बेटा हम लोग, ओके। और यहां से इस तरह से बताते थे बेटा, यहां से एक्स एक्सिस से दूरी, वाई एक्सिस से दूरी, एक्स वाई कहलाता था, ये एक्स वाई कहलाता था बेटा। अब हम लोग तीनों एक्सिस जान गए हैं, तो तीनों एक्सिस बना दे, जेड एक्सिस भी बेटा। तो ये पॉइंट वाई एक्सिस से डिस्टेंस यानी ओरिजिन से एक्स में कितना दूरी पर है, ओरिजिन से वाई में कितना दूरी पर है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। अब इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि जेड एक्सिस से ये कितना दूरी पर है, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, एक्स वाई जेड बेटा। ये हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम मैथ अलजेब्रा वाला। ओके सॉरी मैथ अलजेब्रा बोल रहे हैं, मैथ कोऑर्डिनेट वाला बेटा, है ना। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन या लोकेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझो बेटा ध्यान से। ये जो पोजीशन है वो ऑलवेज पोजीशन कह रहे हैं बेटा, वो ओरिजिन से एक मायने में डिस्टेंस बतलाएगा। क्या बतलाएगा? डिस्टेंस बतलाएगा। कहां से? ओरिजिन से बेटा। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग आर वेक्टर से। किससे? आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन आर वेक्टर बेटा। यहां पर नाम दे देते बेटा ओरिजिन के लिए ओ और इस पोजीशन के लिए पी, ओरिजिन के लिए ओ और इस पोजीशन के लिए पी। तो हम लोग ओपी वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं। इस एक्स वाई जेड को कह सकते हैं बेटा, ये एक्स एक्सिस में एक्स है, अरे 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एक्स एक्सिस को शो कर रहा है ना, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर वाई एक्सिस को शो कर रहा है, जेड में 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर जेड एक्सिस को शो कर रहा है। तो यहां पर एक्स एक्सिस के लिए हम लोग आई कैप लिख रहे हैं, जेड एक्सिस के लिए जेड, जेड के लिए बोल रहा है, वाई एक्सिस के लिए जे कैप लिख रहे हैं और जेड एक्सिस के लिए के कैप लिख रहे हैं बेटा।
तो ये पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया, पोजीशन वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया बेटा। और यही पोजीशन वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकाले हम लोग, देखो बेटा ध्यान से, पोजीशन वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा बेटा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा। और ये निकला कहां से बेटा? डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे स्कूल में क्या? तो जस्ट लाइक डिस्टेंस फॉर्मूला से ये निकल कर आता है बेटा। अगर तुम यहाँ का पोजीशन एक्स वाई जेड माने हो तो यहाँ का पोजीशन 0 0 0 मानेंगे, यहाँ का पोजीशन बेटा 0 0 0 मानेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बेटा? रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहीं तक सीखे थे, दो ही एक्सिस था बेटा। अब z2 माइनस z1 का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर z स्क्वायर बेटा। ठीक है, अभी हम मैथ का यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी हम तुमको लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाए नहीं है बेटा। लेकिन ये जो फॉर्मूला निकल कर आया है वो वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करने के बाद ही आया है। दिखला देंगे, प्रूफ भी कर देंगे बेटा। जिसमें x और y अगर वेक्टर होता तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री पुट करने के बाद जो रिजल्ट बचता वो सिर्फ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचता। ठीक है, अभी हम कहां का मदद ले रहे हैं? मैथ्स का, डिस्टेंस फॉर्मूला बोल रहे हैं। लेकिन ये आया एक्चुअली में कहां से है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, जब आगे बतलाएंगे बेटा। क्या पोजीशन वेक्टर समझ में आया? कर सकते हो पोजीशन वेक्टर बेटा? अगर कुछ क्वेश्चन दे दें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, बेटा। बन जाए। पोजीशन वेक्टर लिखना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत आसान है बेटा। आई जे के फॉर्म में लिखना, कोई दिक्कत? जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी कर लो। एक फॉर्म बनाकर पोजीशन वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करेंगे बेटा तो ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओ ए वेक्टर। इसको वेक्टर के फॉर्म में लेके आ रहा, 1i प्लस 0j प्लस माइनस 7k। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं i यूनिट वेक्टर प्लस माइनस 7k बेटा। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टर्म से बेटा। तो x कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ i वेक्टर, y कहलाता है कॉफिशिएंट ऑफ j वेक्टर, और z कहलाता है बेटा कॉफिशिएंट ऑफ k वेक्टर। सुन रहा है? तो यहां पर i का कॉफिशिएंट क्या है बेटा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर। y का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है बेटा, 0 का स्क्वायर। z का माइनस 7 का स्क्वायर बेटा। 1 प्लस 49 इट्स अ 50, रूट अंडर 50 यूनिट आंसर बेटा। कोई दिक्कत? पोजीशन वेक्टर पूरा लिख लिया था। तो पोजीशन वेक्टर का टेल ऑलवेज लाइज ऑन ओरिजिन इन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेटा, ध्यान में रखना इस चीज को। इसलिए हमेशा ओ ए लिखेंगे। ओ मतलब ओरिजिन और ए मतलब हमारा पोजीशन। आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन लिख लिया ना? अरे तो सॉल्यूशन करते रहना है अपने से।
उसके बाद है बेटा आखिरी हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम लोग जान रहे हैं बेटा अच्छी तरह से। चेंज इन पोजीशन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। अभी हम लोग कोई पोजीशन पर है, वो पोजीशन का नाम है P, ओरिजिन से इसको मान लेते हैं R1 वेक्टर बेटा। ठीक है, अब हम लोग कोई ओरिजिन से दूसरा पोजीशन पर चले गए बेटा और ये पोजीशन का नाम है Q, इसको मान लेते हैं R2 वेक्टर। क्या मान लेते हैं बेटा? R2 वेक्टर। तो हमारा पोजीशन P से Q की तरफ गया। किधर गया बेटा? P से Q की तरफ। तो हमारा पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कहलाएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P के लिए जो पोजीशन है कोऑर्डिनेट सिस्टम में x1, y1, z1 मान लेते हैं बेटा और इसके लिए पोजीशन x2, y2 और z2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? सिंपल है बेटा। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? सबको पता है बेटा, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ही लिख देते हैं सिर्फ, वन पॉइंट टू अनदर। ओके, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हो रहा है बेटा, एग्जांपल लिख देते हैं यहां पर PQ वेक्टर, AB वेक्टर, CD वेक्टर, etc। यहां पर हम लोग P से Q की तरफ जा रहे हैं बेटा, P से Q की तरफ जा रहे हैं। तो चेंज इन पोजीशन, चेंज का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंस, सब्ट्रैक्ट। तो पोजीशन का चेंज कैसे होगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर से। तो ये हमारे लिए एक तरह से फॉर्मूला के जैसा काम करेगा बेटा। चेंज इन पोजीशन OQ माइनस OP वेक्टर। तो OQ वेक्टर को लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, x2i प्लस y2j प्लस z2k, हाँ या ना, माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k बेटा। अब यहां से माइनस को इंटर करवा दो या एक एक करके सब्ट्रैक्ट करके लिखो, फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए माइनस को इंटर करवा रहे बेटा। y2j प्लस z2k माइनस x1i माइनस y1j माइनस z1k, माइनस इंटर करवा दिया बेटा सब में। अब i वाला टर्म को i के साथ लिखो, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 के आएगा बेटा। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ के लिए। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बेटा रूट अंडर i का कॉफिशिएंट का स्क्वायर बेटा, तो यहाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर है, j का कॉफिशिएंट का स्क्वायर बेटा, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, k का कॉफिशिएंट का स्क्वायर बेटा z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये हमारे लिए मैग्नीट्यूड हो जाए। अभी यहां पर लग रहा है वैसा फॉर्मूला दिख रहा है तुमको बेटा, और ये भी लग रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला की तरह ही। बहुत आसान है बेटा, बस चीजों को याद रखते चलो। ओके, अच्छा एक चीज यहां पर लिखना भूल गए बेटा हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ जो है उसको हम लोग R2 माइनस R1 भी तो लिख सकते हैं बेटा, R2 माइनस R1 वेक्टर भी लिख सकते हैं। मतलब चेंज इन पोजीशन लिखना है तुमको इन एनी फॉर्म। ओके, हटा दें। अब क्वेश्चन हम लोग डील कर सकते हैं बेटा, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड। पहला नंबर है बेटा ए पोजीशन से 2, 3, -8 से हम लोग जा रहे हैं बी पोजीशन पर 7, 5, 3 तक। ठीक है,
दूसरा क्वेश्चन है P है बेटा 320 से क्यूब जा रहे हैं बेटा 0 -5 2 में जा रहे हैं। अगला है बेटा R -5 2 1 से S के तरफ जा रहे हैं बेटा 5 5 1 के तरफ। ओके, सॉल्व हो जाएगा बेटा, आसान है, बहुत आसान है, लेकिन एक का सॉल्यूशन हम करेंगे और यही हमारा आखिरी टॉपिक होगा अभी का। समझो बेटा ध्यान से, हम लोग को निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर। बेटा ओबी वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 7i प्लस 5j प्लस 3k। थोड़ा सा देख लेगा बेटा, उसके बाद लिखना, देख लो पहले, समझ लो, उसके बाद तो बनाते रहना है यार। 2i प्लस 3j माइनस 8k। यहां से बेटा 7i में 2i सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5i बचेगा, 5j में 3j सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2j बचेगा, 3k में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 8k जोड़ोगे तो 11k हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो जल्दी से। रूट अंडर कॉफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर बेटा। तो 25 प्लस 4 प्लस 121 कितना है बेटा? रूट अंडर 125 और 25 150 यूनिट आंसर। कुछ भी नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत बेटा? पोजीशन वेक्टर समझ में आया? देयर टेल ऑलवेज लाइज इन ओरिजिन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बेटा। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग स्कूल में पढ़ कर आए हैं उससे कितना अलग है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हम बतलाएंगे कल जब पढ़ाएंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, तो कल हम लोग सीखने वाले हैं बेटा वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन। ओके, तीन ही फॉर्मेट होता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। और बता दें सिर्फ एडिशन होता है बेटा, सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं होता है। जो एडिशन का फॉर्म है उसी का डायरेक्शन अपोजिट कर दो, सब्सट्रैक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हमारा एडिशन है और मल्टीप्लीकेशन है। कोई दिक्कत? फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। हाँ, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन अगर खत्म हो गया तो। ठीक है, तो उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय।